दोस्तों नमस्कार। आज की लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आपके चतुर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के तीसरे खंड, जिसमें आपका वर्ण, शब्द और विचार आता है, जिसमें से वर्ण की चर्चा हो चुकी है। तो आज शब्द का जो सामान्य परिचय आपके कोर्स में है, तो आज का खंड हम लेके चल रहे हैं शब्द। तो जैसा दोस्तों आप जानते हैं, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है या सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। दो रूपों में, एक कहा वर्णों का सार्थक समूह शब्द है क्या? वर्णों का सार्थक समूह, और दूसरा कहते हैं कि दूसरे रूप में हम बात करते हैं कि सार्थक ध्वनि समूह जो होता है वह शब्द कहलाता है। सार्थक ध्वनि समूह जो है ये क्या कहलाते हैं? ये शब्द कहलाते हैं। इन दोनों के आधार पर अगर शब्द को परिभाषित करें तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के अगर इसके आधार पर आप परिभाषित करें तो ध्वनियों के मेल से जो सार्थक क्या बनता है? वर्ण समुदाय निर्मित होता है। ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण समुदाय निर्मित होगा वही क्या होगा? उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को शब्द कहते हैं। जैसे ध्वनि आपका पा है, आ है, ना है और आ, ई, ये चार ध्वनियां आपकी हैं। तो इससे अगर सार्थक रूप में बनाएं तो आपका जो पानी बनेगा ये सार्थक रूप है, और यदि इसी को आप उल्टा कर दें तो ये है आपका, इसका कोई शब्द का अर्थ नहीं निकलता, ये निरर्थक में जाता है। तो हम सीधे आते हैं शब्द के भेद। तो शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक ध्वनियों का मेल या ध्वनियों के मेल से सार्थक वर्ण समुदाय जो निर्मित होता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो अब हम सीधे आते हैं शब्द के भेद। तो शब्द का प्रकार या शब्द के भेद को मुख्यतः चार आधारों पर विभाजित किया गया है। चार आधारों पर शब्दों को विभाजित किया गया। पहला आधार उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर विभाजित किया गया किसे? शब्द को। दूसरा कहा रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा कहता है प्रयोग या रूप के आधार पर। तीसरा भेद जो किया गया वह किस आधार पर? प्रयोग या रूप के आधार पर। और अंतिम चौथा भेद जो है वह आपका है अर्थ के आधार पर। इस तरह जो शब्द के भेद दिए गए हैं, इन आधारों पर अलग अलग प्रकार के शब्दों के भेद हैं। जैसे एक उत्पत्ति या स्रोत की बात हम करते हैं तो इनका उद्गम कहां से हुआ, ये कहां से उत्पन्न हुए,
इस आधार पर हम उत्पत्ति की करते हैं, उसकी रचना या बनावट की प्रकृति को हम लेके देखते हैं। तो जैसे यहां उत्पत्ति पर हिंदी संस्कृत से आई, तो संस्कृत के जिन शब्दों को हम यथावत ले लेते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और एक संकर, ये आपके भेद बनते हैं किसमें? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उसी तरह रचना या बनावट के आधार पर बात करें तो इसमें आपका आएगा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। प्रयोग या रूप के आधार पर बात करें तो यहां दो प्रकार बनते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी में भी आपके खंड बनेंगे और अविकारी के भी खंड बनेंगे। और जब हम अर्थ के आधार पर बात करते हैं तो यहां अर्थ के आधार पर आपके एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, इस तरह के उसके भेद बनते हैं। तो हम एक एक आधार को लेते हुए उसकी संक्षिप्त स्थिति आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। सबसे पहले पहला आधार हम लेते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो इसमें जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर है, इसमें पहला प्रकार आपका है तत्सम शब्द। तो जो तत्सम शब्द है, अगर इसका तत्सम का शाब्दिक रूप आप देखिए तो ये दो खंडों से बना है। एक है आपका तत् और दूसरा है आपका सम। सम माने समान, तत् माने उसके। अगर हम इसके अर्थ पर जाएं तो तत् का भाव क्या है? उसके, और सम का भाव है समान। तो ये किसके लिए बात कर रहा है? उसकी। यह संस्कृत की बात कर रहा है। अर्थात जो संस्कृत के समान शब्द हमारी हिंदी में हैं या हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द। या इसे हम ये भी कह सकते हैं तत्सम को कि हिंदी में संस्कृत के जो शब्द यथावत, अर्थात संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयुक्त करते हैं, वह सारे शब्द क्या कहलाते हैं? वह शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रकाश, पत्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ये सब आपके क्या हैं? ये आपके तत्सम शब्द हैं। इसी तरह दूसरा भेद आपका आता है तद्भव। जो तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द, तद्भव का आशय में तत् धन भव। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो इसका क्या है? तत् धन भव। अब तत् की बात करते हैं तो यहां तत् भव अर्थात उससे होना। यहां अगर हम बात करें इसका शाब्दिक अर्थ का, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उससे होना। अर्थात उससे फिर वही बात आती है, किससे? संस्कृत से। बस अंतर इतना है कि यहां हम क्या करते हैं? ज्यों का त्यों संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां जो संस्कृत का शब्द है वह अपभ्रंशित होकर, परिवर्तित होकर जो प्रयोग में आता है, वह शब्द हमारा किस में जाता है? वह शब्द हमारा जाएगा तद्भव के अंतर्गत। चाहे वह प्राकृत, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी विभिन्न क्रमों से होकर गुजरते हुए वो क्या होता है? अपभ्रंशित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और उस परिवर्तित रूप को हम क्या कहेंगे? वह तद्भव शब्द है। जैसे उदाहरण हमने संस्कृत से लिया हुआ शब्द है कर्पूर, और हिंदी में हम लोग उसको तद्भव के रूप में प्रयोग करते हैं कपूर। हाथ, हस्त। हस्त क्या है? संस्कृत शब्द है, लेकिन हिंदी में अपभ्रंशित होकर हम उसका प्रयोग करते हैं हाथ। तो यहां तत्सम और तद्भव,
तत्सम संस्कृत का ज्यों का त्यों और तद्भव उसका परिवर्तित या अपभ्रंशित रूप। फिर तीसरा भेद आता है आपका, या तीसरा प्रकार आपका आता है देशज। अगर इसके शब्द को तोड़ के देखें, अर्थ निकालें, तो देश धन ज। ज का अर्थ होता है जन्मने वाला या जन्म जहां से हुआ, अर्थात जो शब्द देश में जन्मा हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, देश काल परिस्थिति के अनुसार, तो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या जो शब्द प्रचलन में आते हैं, वो शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द देशज होते हैं। इसी तरह चौथा आपका आता है विदेशज। तो इसको भी अगर आप देखें शाब्दिक अर्थ के रूप में, विदेश धन ज, अर्थात विदेश में जन्मा। इसी को हम लोग आगत भी कहते हैं। जो विदेशी शब्द है उनको आगत भी कहते हैं। आगत का मतलब आया हुआ, अर्थात अपने यहां का नहीं, बाहर से आया, और संपर्क में रहने के कारण वहां के शब्दों को या वहां की ध्वनियों को हम क्या करते हैं? अपने यहां प्रयोग करने लगते हैं, और उन शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। अब विदेशज शब्द में यदि हम बात करें तो जैसे ऑफिसर अंग्रेजी का एक शब्द है, हम लोग उसका हिंदी में अफसर के रूप में प्रयोग करते हैं। विशेषकर जो विदेशज शब्द हैं वो अरबी, फारसी और अंग्रेजी, और कम प्रचलित जो हैं वह जाते हैं तुर्की या पुर्तगाली। तो ये शब्द यानी उन भाषाओं के शब्दों को जो लिया गया है वह शब्द क्या है? वो विदेशज शब्द है। फिर एक खंड और आपका बनता है पांचवा, संकर शब्द। संकर से आशय है ही है कि वह एक नहीं बल्कि दो भिन्न स्रोतों के आधार पर जो शब्द निर्मित हुआ है, जो क्या होता है? दो भिन्न स्रोतों के आधार पर निर्मित हुआ, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे छाया संस्कृत का शब्द है, दार फारसी है, और शब्द का प्रयोग करते हैं छायादार। सील अंग्रेजी का शब्द है और बंद फारसी का शब्द है, और इन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द निर्मित होता है, सील बंद। परीक्षाएं होती हैं तो कहते हैं कि सील बंद करके हमको दीजिए, तो वो सील बंद का प्रयोग हम बहुतायत प्रचलन में करते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो यह दो भिन्न भाषाओं अर्थात दो भिन्न स्रोतों से ये आए हुए खंड हैं, और मिलकर एक नए शब्द को निर्मित किए, तो वह शब्द किसमें जाएंगे? वह शब्द संकर शब्द में जाएंगे। तो ये तो आपका था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का विभाजन या उनका वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं दूसरे खंड। कौन सा? किस आधार की बात हम कर रहे थे? रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा भेद आपका है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर मुख्यतः तीन भेद, जैसे अभी मैंने चर्चा किया था, जिसमें पहला प्रकार है शब्द का रूढ़। तो जो पहला नाम से ही क्लियर है, रूढ़। तो रूढ़ शब्द की बात करते हैं तो ऐसे शब्द, रूढ़ शब्द में कौन आएगा? ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते आए हैं और जिनके खंडित रूप निरर्थक होते हैं, इन्हीं को मूल शब्द भी कहते हैं। रूढ़ को ही मूल शब्द भी कहा जाता है। तो रूढ़ की यदि हम बात करते हैं तो इनका खंड सार्थक नहीं होता,
और यह अयौगिक शब्द भी कहा गया, अर्थात इसमें किसी भी चीज का योग भी नहीं होता। मूल के साथ साथ इन्हें क्या कहा गया, इन्हें अयौगिक शब्द भी कहा गया। अर्थात इन शब्दों के खंड करते हैं, इनके टुकड़े करते हैं, तो वह खंड या टुकड़े सार्थक नहीं होंगे, अर्थात यह अपने मूल रूप में होते हैं और रूढ़ होते हैं। इसलिए इन्हें रूढ़, मूल, और चूंकि इनका खंड नहीं है अर्थात यह विभिन्न खंडों के योग से बने नहीं, इसलिए इन्हें अयौगिक शब्द भी कहते हैं। दूसरा प्रकार आपका आता है यौगिक शब्द। यौगिक नाम से ही क्लियर है कि यौगिक का अर्थ ही है योग। अगर इसकी बात करें तो इसका अर्थ ही क्या निकलता है, योग। तो जब हम यौगिक की बात करते हैं तो यहां मेल से बने हुए शब्द अर्थात योग हुए शब्द, और यौगिक शब्दों की बात करें तो यह दो या दो से अधिक खंडों से या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। और यौगिक शब्दों की अगर हम बात करें तो जैसे समाज, धन, इक, समाज और इक, ये दो खंड हैं, इन दोनों से आपका यौगिक शब्द बना सामाजिक। विद्या का आलय, विद्यालय, और राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो यदि देखें तो जो यौगिक शब्द हैं, इन यौगिक शब्दों की रचना जो होती है, इनकी रचना मुख्यतः तीन प्रकार से होती है। इन यौगिक शब्दों की रचना एक आपका उपसर्ग से, दूसरा आपका प्रत्यय से, और तीसरा समास द्वारा, किसके द्वारा, समास के द्वारा। अर्थात उपसर्ग, प्रत्यय और यौगिक के द्वारा और समास के द्वारा यौगिक शब्दों की रचना होती है। जैसा आप उपसर्ग में जानते हैं, ये दो खंडों से बना है, किससे, उप और सर्ग। उप का आशय होता है समीप और सर्ग का आशय होता है सृष्टि करना। अर्थात वह खंड जो शब्द के निकट आकर, और निकट भी पूर्व में आकर नए शब्द को निर्मित करता है, वह उपसर्ग, वह खंड या वह शब्दांश क्या कहा जाएगा, उपसर्ग कहा जाएगा। और इस आधार पर भी हम शब्द यानी यौगिक शब्द की रचना करते हैं। और यह उपसर्ग की परिभाषा यह भी होती है कि वह शब्दांश या व्यय जो शब्द के पूर्व आकर शब्द की विशेषता को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यहां एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक मूल शब्द है आपका क्या, हार। इसमें विभिन्न उपसर्गों को आप जोड़िए, देखिए भिन्न भिन्न अर्थ देता है। जैसे आ की बात करेंगे, आ को जोड़ देंगे तो ये शब्द बन जाएगा आपका आहार अर्थात भोजन। इसी के पहले वी को जोड़ देंगे हार के साथ तो हो जाएगा विहार अर्थात मनोरंजनार्थ आपका घूमना। इसी के साथ प्रा उपसर्ग को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा शब्द प्रहार। इसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। प्रहार का मतलब मारना, प्रहार करना। इसी के साथ अगर उप को जोड़ दिया तो ये आपका बन जाता है उपहार। आप किसी को उपहार देते हैं। तो इस तरह देखें तो शब्द में हम विभिन्न उपसर्गों को जोड़कर भी हम यौगिक शब्दों की रचना करते हैं। उसी तरह प्रत्यय, प्रत्यय ये पूर्व में लगता है उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होता है, ये शब्द के बाद लगता है। शब्द प्लस प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। और यहां दो चीजों की बात होती है प्रत्यय में। एक वो प्रत्यय जो क्रिया या क्रिया धातु के साथ मिलकर चलता है यानी यौगिक शब्द की रचना करता है, और दूसरा है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर यौगिक शब्दों की रचना करता है।
अगर हम प्रत्यय की बात करें तो यहां ये प्रत्यय में दो चीजों के रूप में बताया। एक ये बताया कि क्रिया या क्रिया के धातु रूप में जुड़ता है और इसके आधार पर वो क्या करता है, रचना करता है किसकी, यौगिक शब्द की। दूसरा ये कहता है यह संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर, कौन, प्रत्यय, किसके साथ, विशेषण के साथ जुड़कर वह रचना करेगा किसकी, वह रचना करेगा यौगिक शब्द की। तो अब जो क्रिया या धातु रूप के साथ जुड़ता है उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ता है उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। इनके आधार पर भी हम विभिन्न यौगिक शब्दों की रचना करते हैं। फिर हम आते हैं समास। समास के द्वारा भी आपके शब्द की रचना होती है। जैसे अभी उदाहरण में मैंने एक दो दिया, राजा का कुमार, तो वहां विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह का लोप करके राजकुमार कह देते हैं, तो वहां वो समास का काम करता है, अर्थात वह यौगिक शब्द की रचना करता है। तो समास की बात करते हैं तो समास है क्या, समास दो या दो से अधिक पदों का या दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास है क्या, वास्तव में देखा जाए तो ये दो या अधिक पदों का या शब्दों का क्या करता है, संक्षिप्तीकरण। तो इसी संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। और इसी संक्षिप्तीकरण प्रक्रिया के आधार पर हम समास की पहचान करते हैं कि उसमें कौन सा समास है। हिंदी में आपके 6 समास की बात की गई, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो ये आपके समास, यानी समास में कितने समास, 6 समास, और इन 6 समासों के आधार पर भी हम यौगिक शब्दों की रचना करते हैं। इसके बाद तीसरा खंड आपका आता है, यौगिक के बाद तीसरा खंड आपका आता है योग रूढ़। तीसरा आपका आता है कौन सा, योग रूढ़। वास्तव में देखा जाए तो इसकी रचना जो है वो किसकी तरह होता है, यौगिक की तरह ही, सॉरी किसकी तरह, यौगिक की तरह इसकी रचना होती है, किंतु अंतर क्या है, जो शब्द निर्मित होगा वह कोई विशेष अर्थ प्रदान करेगा, किंतु निर्मित शब्द क्या करेगा, निर्मित शब्द वह विशेष अर्थ को प्रदान करेगा। वह शब्द क्या कहलाएगा, वह योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। यह एक पहचान मैं बता रहा हूं, जितने भी बहुब्रीहि के उदाहरण हैं, जितने भी शब्द बहुब्रीहि के जितने समस्त पद हैं सब योग रूढ़ हैं, और जितने योग रूढ़ हैं सब बहुब्रीहि हैं। जैसे पंकज, पंक माने कीचड़, जा अभी बताया देशज और विदेशज में, जा माने जन्मने वाला, अर्थात कीचड़ में जन्मने वाला। तो जैसे ही पंकज हम कहते हैं तो उसकी पर्यायवाची कमल तुरंत हमारे मस्तिष्क में आती है। तो यहां वो विशेष अर्थ को देता है, तो वही जो विशेष अर्थ, रचना उसकी यौगिक की तरह ही होगी, मगर वह विशेष अर्थ देगा तो वह किसमें चला जाएगा, योग रूढ़ में चला जाएगा। तो यह भेद था आपका रचना और बनावट के आधार पर। इसके बाद आता है आपका रूप या प्रयोग के आधार पर। तीसरा आधार आपका बनता है प्रयोग या रूप के आधार पर।
तो यहां बताया कि प्रयोग या रूप के आधार पर आपके दो खंड बनते हैं, यानी दो भेद होते हैं। इनका वर्गीकरण दो भेदों में होता है। एक आपका होता है कौन सा, एक आपका आएगा विकारी शब्द और दूसरा आएगा आपका अविकारी। विकारी का मतलब क्या है कि जो वचन, लिंग और कारक के आधार पर रूप को परिवर्तित करता है, या वचन, लिंग और कारक के आधार पर स्वयं को परिवर्तित कर लेता है, स्वयं को विकारित कर लेता है या स्वयं को रूपांतरित कर लेता है, वह किसमें जाएगा, वह विकारी। अर्थात किसके आधार पर, वचन, लिंग और कारक के आधार पर क्या करता है, वह स्वयं को परिवर्तित करता है। तो वह शब्द किसमें जाएगा, वह शब्द विकारी शब्द में जाएगा। और जो इनके आधार पर परिवर्तित नहीं होता, वह किसमें होगा, वह अविकारी में होगा। विकारी के भी आपके विकारी के अंतर्गत चार भेद दिए गए हैं। पहला आपका दिया है संज्ञा। तो संज्ञा आप जानते ही हैं, किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति विशेष भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और इस संज्ञा के तीन भेद आपके बनते हैं। संज्ञा के तीन भेद बनते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष आदि के नाम को। जातिवाचक, जाति का मतलब संपूर्ण जाति का उल्लेख करे, पूरे समूह का उल्लेख करे, वह जातिवाचक। और जो भाव को प्रदर्शित करे, दशा, अवस्था, गुण, दोष की बात करे, वह किसमें जाएगा, वह भाववाचक में जाएगा। जातिवाचक में भी आपको दो और उपभेद मिलते हैं, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। समूहवाचक की पहचान करते हैं कैसे, जिसमें हम गणना कर सकते हैं वह समूह में जाएगा, और जो मापतौल से संबंधित होगा वह द्रव्य में जाएगा। उसी तरह दूसरा भेद आपका कौन सा है, दूसरा भेद है सर्वनाम। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की बात करते हैं तो यहां मूल सर्वनाम जो होते हैं, मूल सर्वनाम की संख्या आपकी 11 होती है। जो मौलिक सर्वनाम है वो आपके 11 है। वह 11 सर्वनाम जब वचन और कारक के आधार पर, जब वचन और कारक से योग करते हैं तो वह यौगिक सर्वनाम, फिर वो बहुत सारे आपके बनते हैं। तो जब हम कारक की बात करते हैं तो यहां एक प्रश्न और बनता है कि सर्वनाम में कारकों की संख्या 7 होती है। सर्वनाम में कारकों की संख्या कितनी होती है, जब हम उसका कारक के साथ योग करते हैं तो कारक की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कारक का एक जगह और उपयोग मिलता है समास में। जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो वहां द्वितीय से लेके सप्तमी की बात करते हैं, वहां कारकों का प्रयोग कितना होता है, 6 कारकों का। फिर आपका आता है तीसरा विशेषण। विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रदर्शित करता है वह विशेषण होता है। और चौथा भेद आपका क्रिया। तो क्रिया जानते ही हैं, जिससे काम होने का या कार्य होने का बोध होता है, जिस शब्द से, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ये तो आपके विकारी शब्द का और विकारी के खंडों का, उपखंडों का, यानी रूप के आधार पर दो आपके हुए, विकारी, अविकारी। फिर विकारी क्या है, वचन, लिंग, कारक के आधार पर जो परिवर्तित हो जाए वह विकारी शब्द है। और फिर इन विकारी शब्दों के 4 उपभेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसी तरह अविकारी की जब हम बात करते हैं, अर्थात जो परिवर्तित नहीं होते, किनके,
वचन, लिंग या कारक का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, वो अविकारी। इनके भी 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है क्रिया विशेषण। इनमें पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता को बताए वह क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कौन? जो क्रिया की विशेषता को बताए उसे हम क्या कहेंगे? उस शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर दूसरा आता है संबंध बोधक। दूसरा भेद इसका है संबंध बोधक। नाम से ही क्लियर है कि जो संबंध का बोध कराए, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर, किसके? संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध को प्रकट करे, वह कौन होगा? वह संबंध बोधक होगा। इसी तरह बात करते हैं तीसरा भेद इसका अविकारी का तीसरा भेद है, वह है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय का आशय है संगठन, संकलन। तो यहां 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों यहां परिभाषित जब करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि 2 शब्दों, पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले जो पद हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। तो समुच्चय बोधक को एक नाम और जानते हैं, उन्हें हम योजक शब्द भी कहते हैं। जो 2 शब्द, 2 पद, 2 वाक्यांश, 2 वाक्य को जोड़ने वाला पद होगा वह क्या होगा? वह समुच्चय बोधक या योजक शब्द होगा। इसी तरह चौथा आपका आता है विस्मयादि बोधक। अविकारी का चौथा भेद है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक क्या है? विस्मय की बात करता है, विस्मय का बोध कराए, अर्थात जो शब्द मन के भाव अर्थात हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करे। जो शब्द मन के भाव यानी मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वह शोक का भाव है कि हर्ष का भाव है कि घृणा का भाव है या आश्चर्य का भाव है, वह किस में जाएगा? वह विस्मयादि बोधक में जाएगा। तो इस तरह रूप प्रयोग और रूप के आधार पर आपके शब्दों के वर्गीकरण, विकारी, अविकारी और इनके उपवर्ग यानी उपखंड 4 इसमें और 4 इसमें, ये आपके खंड में आते हैं। इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुखतः 4 प्रकार मिलते हैं। चौथा आधार जो है वो किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। इसमें आपका पहला आता है एकार्थी शब्द। एकार्थी क्या है? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो। एक अर्थी, एकार्थी को अगर आप तोड़ेंगे तो पहला कौन सा है? एकार्थी, अर्थात जिनका अर्थ, जिनका का मतलब जिन शब्दों का अर्थ क्या हो? एक ही हो, वह शब्द क्या कहलाएगा? वह शब्द एकार्थी शब्द कहलाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि के शब्द हैं। एकार्थी में कौन आ रहा है? जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द जो होते हैं वह इसी श्रेणी के होते हैं, अर्थात एकार्थी शब्द होते हैं। फिर दूसरा आता है अनेकार्थी। दूसरा भेद इसका क्या है? अर्थ के आधार पर अनेकार्थी, जिसके अनेक अर्थ हों। अनेक अर्थ का जैसे जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं या एक से अधिक अर्थ हों,
वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब जैसे आप हार, अब वो गले की माला वाला हार है या युद्ध में पराजय वाली हार की बात कर रहा है, या हम कर की बात करते हैं। कर माने हाथ भी होता है और कर माने टैक्स भी होता है। हम बात करें अर्थ, जो ऊपर ही लिखा हुआ है अर्थ, अर्थ भी क्या है, वो अनेकार्थी है। अब अर्थ का मतलब प्रयोजन की बात आप कर रहे हैं, किस अर्थ में आए हो, प्रयोजन किस प्रयोजन से आए हो, या अर्थ की बात करते हैं धन की। तो ये शब्द क्या है, ये आपके अनेकार्थी। अब तीसरा भेद जो आता है वो है समानार्थी, अर्थात समान अर्थ देने वाला तीसरा भेद जो है आपका वह है समानार्थी, या इसी को पर्यायवाची भी कहते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची। तो समानार्थी यहां ऐसे शब्द जो समान अर्थ दे, जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची की बात करेंगे। जैसे सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, ये सब क्या है, समान अर्थ में आ रहे हैं, अर्थात ये उसके पर्यायवाची शब्द हैं, समान अर्थी हैं। तो ये तीसरा आपका आता है समानार्थी या पर्यायवाची। और चौथा जो है वो है विपरीतार्थी। चौथा भेद जो प्रमुख है वो है विपरीतार्थी। अर्थात इसी को आप विलोम भी कहते हैं। तो विपरीत अर्थ का मतलब यह है कि जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराए उसे हम विपरीतार्थी कहते हैं। जय है तो पराजय है, सच है तो झूठ है, पाप है तो पुण्य है, ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं। तो दोस्तों आज शब्द जो आपके कोर्स में था, शब्द का एक सामान्य परिचय, तो शब्द है क्या और शब्द के भेद विभिन्न आधारों पर क्या, और उन भेदों आधारों के आधार पर उनके खंड क्या हैं, वो खंड आज आपके सामने समाप्त होता है। कल हम बात करते हैं वाक्य की। धन्यवाद।